तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अगर तीन चीजें अच्छी है ना, सेहत, फैमिली और पढ़ाई, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा जिंदगी में आप लोगों की और कोई टेंशन होनी चाहिए। फिर तो बिंदास तरीके से आप लोगों को लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी चीज में कोई दिक्कत है तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए हमेशा इन तीन जो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, आप लोगों की सेहत, आप लोगों का परिवार और आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है। और जो काम करने वाले इंसान है, जो कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज के दिन में कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस धंधा जो भी कर रहे हैं, तो उनके लिए उनका वो काम होना चाहिए। तो यानी कि सेहत, पढ़ाई और मतलब सेहत, फैमिली और या फिर जो भी काम धंधा या पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, ये तीनों चीजों में अगर आप लोग बैलेंस बना पा रहे हैं तो जिंदगी में आप लोग सबसे खुशकिस्मत इंसान है कि हाँ, आप लोग लाइफ को इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। काफी प्यारा, काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहेगा। बहुत प्यारी प्यारी और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज जानने को मिलेगी। आज तो मुझे पढ़कर बहुत मजा आ गया, तो इसलिए मैं पढ़ाने में मजा लूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आजकल बड़ा मजा ले रहे हो एडिटोरियल पढ़ाने में, कितने डिटेल में पढ़ा रहे हो। यार देखो, कोविड-19 चल रहा था ना उस टाइम पर, तो उस टाइम पर सारे आर्टिकल डेली कोविड-19 के ये केस आ गए, इतने लोग यहाँ मर गए, यहाँ पर ये हो गया, मतलब पढ़ पढ़ के ना इतना ज्यादा ऐसा लगने लगता मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब पूरे दिन में ही न्यूज चल रही है, कोविड-19 के बारे में न्यूज आ रही है सारी, मतलब कोविड-19 की दवाई, कोविड-19 का यहाँ इम्पैक्ट, कोविड-19 का एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट, कोविड-19 का एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट, कोविड-19 का एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट, कोविड-19 का बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट, कोविड-19 का इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट, कोविड-19 का महिला के ऊपर इम्पैक्ट। मतलब कहाँ कहाँ कोविड-19 के इम्पैक्ट नहीं देख रहे थे, मैं वही चल रहा था। पर लेकिन अब जो एडिटोरियल आ रहे हैं ना, शानदार आ रहे हैं। और देखो, एडिटोरियल आ रहा है ना, जान होते हैं न्यूज़पेपर की। ठीक है, आप लोग एडिटोरियल को अगर ढंग से एक बार को जिंदगी का पार्ट बना लोगे ना, कॉम्प्रीहेंशन जो आता है सीसेट में, आप लोग समझो कि मैक्सिमम आप लोग एडिटोरियल में से देखने को मिलेगा। देखिए न्यूज वगैरह ना आप लोग कहीं भी देख लोगे। ठीक है, आप लोगों को ये ऑल इंडिया रेडियो हो गया, फिर मतलब राज्यसभा टीवी पे भी न्यूज आती है, तो इस कहीं भी आप लोग देख लो। पर एडिटोरियल का जो डिस्कशन होता है ना, जो एनालिसिस होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। सबसे ज्यादा जो आप लोग के माइंड को डेवलप करता है ना, सोचने के लिए मजबूर करता है, वो होता है। वरना न्यूज एनालिसिस में क्या होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो तो आप लोग कहीं से पढ़ लोगे जरा सी देर में उठा के। और जो एडिटोरियल होता है वो आप लोग को एनालिटिकल पावर देता है, आप लोग की बुद्धि का विकास करता है। तो एडिटोरियल एक ऐसी चीज होता है। तो एडिटोरियल को जरूर कोशिश किया करो कि एक एडिटोरियल तो डेली पढ़ लिया करो। बाकी मैं तो आप लोगों को डिस्कस करता हूं, कोई भी एक एडिटोरियल जो आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग पढ़ लिया करो, या फिर मैं बता दिया करूंगा, जैसे मैंने बोला भी था, कई बार पर माइंड से निकल जाता है। ठीक है, तो अगर लेक्चर देखने के बाद में लगे यार इसकी पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम पर जाना सीधा। ठीक है, टेलीग्राम पर जैसे आप लोग जाओगे सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी यहाँ पर मिल जाती है, आप लोग देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ उनके आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। जो आप लोगों की मंथली पीडीएफ है वो भी मैंने प्रोवाइड करा दी है, जो सितंबर महीने का करंट अफेयर मैंने कवर किया था। और बाकी और भी काफी कुछ आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती है मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। इसी के साथ में अगर आप लोगों को लगे कि आंसर राइटिंग भी करनी है, इसके साथ में आप लोग यहाँ से जाकर आंसर राइटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 50,000 के मेंबर जुड़े हुए हैं करीब। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 1.5 लाख के करीब जुड़े हुए हैं। तो दोनों का पार्ट बन जाइए। ये 2 चैनल है मेरे पास में, इसके अलावा कोई भी चैनल नहीं है। इसके अलावा कोई भी अगर चैनल पे आप लोग जुड़ते हैं मेरे नाम से, वो फेक है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे परिवार के ये 2 चैनल है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों से, अभी बच्चे ने एक पेपर सेंड किया था, उसमें से मैंने उठाए। यहाँ पर पेपर का नाम याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि कौन सी कंट्री जो है वो क्वाड ग्रुपिंग के अंदर आती है। तो क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछाते हैं। इवन यूपीएससी तक भी आप लोगों से आसान से कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग गलत ना ही करो। अगर ये क्वेश्चन आप लोग गलत करें तो फिर देखिए आप लोग ना रेस से बाहर हो जा रहे हैं। तो ये बताइए कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, जर्मनी। तो सही आंसर क्या है, ए, बी, सी, एफ, डी में से। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम गलती मत करना, वरना फिर पीछे छूट जाओगे। ओके, ये मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ाया था, आज इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आज आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है और फिर मैं आप लोगों को कल या फिर परसों इसका आंसर बता दूंगा। डिटेल में टॉपिक भी कवर करा दूंगा, जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं, यानी कि टोटल 22 नंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, बेसिकली टर्म जो रहता है इसका 1 ईयर रहता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन बोला गया है कि ये कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल किसके अंदर आता है, आर्टिकल 148 के अंदर आता है। तो कैग के जो बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट है उसको ये एक तरीके से ऑडिट करती है उसकी रिपोर्ट का। ठीक है, यानी कि जो एक तरीके से इट्स मेन फंक्शन इज टू ऑडिट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कैग। ठीक है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 3 1 2 3 और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव, यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सही आंसर है, बताइए कौन सा सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर इनके में देखने को मिलेगा। ये सारे वो क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आप लोगों से इधर उधर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को आंसर बताना है। दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा।
एडिटोरियल यार इतने प्यारे हैं, सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। इतनी प्यारी प्यारी न्यूज़ हैं आज, मतलब कई सारी डिटेल में न्यूज़ आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और जब मैं न्यूज़ पढ़ने में मजा लेता हूं तो फिर पढ़ाने में मजा लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा आप लोग, वीडियो के एंड तक देखिएगा। न्यूज़ एनालिसिस में भी कई सारी बातें बताऊंगा, नोबेल प्राइज के बारे में बात करेंगे, कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड है, जो आप लोग एथिक्स के पेपर में आप लोग को फायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे राइटिंग में आप लोग ये पॉइंट से एग्जाम्पल आप लोग कोट कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से लेक्चर को देखा कीजिए, बिल्कुल टकटकी लगाकर, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों से बातें करूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं आज के एडिटोरियल का, तो फिर आप लोगों को चीजें अच्छे से देखने को मिलेगी। बात की जा रही है मलेरिया, जो एक खतरनाक बीमारी मानी जाती थी सोसाइटी में, अब उसकी दवाई आ चुकी है। पर लेकिन दवाई तो आ चुकी है, क्या ग्राउंड लेवल पर तक हम उसको पहुंचा पाएंगे, उसके बारे में भी बातें करनी है अभी। तो बहुत प्यारा ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो प्रीलिम्स के लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू चारों तरीके से, मतलब तीनों तरीके से, एक तरीके से, और आप लोग की अवेयरनेस चारों तरीके से आर्टिकल को देखेंगे तो समझेंगे इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल है बेसिकली किसके बारे में, ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो मैंने बताया था कि नोबेल प्राइज आप लोग के सारे जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं उनको कवर कर लूंगा, तो टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। वहां पर हम लोग डिटेल में नोबेल प्राइज को देख लेंगे, पूरा वीडियो आएगा। 18 का भी आया था, 19 का भी आया था, 20 का भी आया था, तो फिर 21 का कैसे नहीं आएगा, 21 का भी आएगा ना तो उसमें सारे एक जगह इकट्ठे कर लूंगा, टेंशन मत लेना। बहुत अच्छा आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा, कई सारी डायमेंशन बताई गई है बेसिकली एग्रीकल्चर को लेकर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसके बारे में 2 कमेटी की रिपोर्ट बताई गई है। दोनों कमेटी की रिपोर्ट किस तरीके से क्या क्या बातें बोलती है, उनका फोकस क्या होना चाहिए, तो वो बातें करूंगा। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे कि कांग्रेस ने बोला कि फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है। बीजेपी ने बोला कि फूड सिक्योरिटी एक्ट तुम लेकर आए थे, पर लेकिन तुम्हारी तो गवर्नमेंट चलेगी, हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया है। यानी कि कांग्रेस चिल्ला रहा है एक्ट हम लोग लेकर आए थे, बहुत शानदार है, और बीजेपी चिल्ला रहा है कि हम लोगों ने एक्ट इंप्लीमेंट किया है, लोगों तक खाना हम लोगों ने पहुंचाया, इसलिए हमने बेसिकली ढंग का काम किया है। पर लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं करा कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चावल, गेहूं, दाल, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करें ना। किसी ने बोला कि यहाँ पर ये आ कहां से रहा है, ये किसान बेसिकली इसको उगा रहे हैं, तो फार्मर से निकल कर आ रहा है, तो फार्मर को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, दोनों अपना आप क्रेडिट लिए बैठे हैं। तो ऐसे ही आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मुझे फीलिंग आ गई, यहाँ पर 2 रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, फार्मर से रिलेटेड ये बिजनेस, फार्मर से रिलेटेड वो बिजनेस, पर फार्मर की कंडीशन को कैसे सुधारना है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा, एक डिफरेंट एंगल के तरीके से डिस्कस करेंगे कई सारी बातें। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल, इसमें कई सारी ऐसी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों के चक्षु खुलेंगे इस आर्टिकल को जानकर। बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये आर्टिकल, ये बात कर रहा है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। पंचायती राज सिस्टम किस तरीके से अगर कहीं कोई महामारी आती है तो टैकल करने में उसको हेल्प कर सकता है। बैकग्राउंड तो कोविड-19 है, पर लेकिन कोविड-19 को छोड़कर आप लोग साइक्लोन, आप लोग सुनामी, आप लोग कोई महामारी बीमारी आ गई, ठीक है, कहीं बाढ़ आ गई, उन सबको भी आप लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीजें बन जाए तो पंचायती राज सिस्टम क्या रोल प्ले कर सकता है, तो ये वाली बात बोलेंगे। तो ये आर्टिकल के बारे में जानेंगे। बैड बैंक के बारे में बात की है, इसके बारे में हम लोग एक ओवरव्यू जरूर लेंगे कि ये बैड बैंक क्या है और चल क्या रहा है। हालांकि मैं बता चुका हूं, पर फिर भी आप लोगों को ओवरव्यू जरूर दूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, और जो ऑलरेडी सुन चुके हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियो के एंड में इस आर्टिकल को देख लेंगे। और कोई भी आर्टिकल बचता है टेंशन मत लिया करो यार, संडे का डिस्कशन बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। तो संडे को आप लोग एंजॉय किया करो, संडे में वो सारी चीजें कवर कर लेंगे, ओके। तो टेंशन नहीं लिया करते, टेंशन को पेंशन दो, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है। ये आर्टिकल तो पता है कांग्रेस के बारे में बात कर रहा है बेसिकली, तो ये आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे। जो भी अभी रस्साकसी चल रही है चीजों को लेकर, तो उसमें बातें की जा रही है, कई सारी चीजें ना ये टूट रही हैं कांग्रेस के अंदर से निकलकर, वो सारी चीजें आ रही हैं, और आपस में जो चल रहा है अभी, तो ये सब पॉलिटिक्स है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना याद रखिए, कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था, चलिए ये बताइए, देखता हूं किस किस को पता है कांग्रेस का फॉर्मेशन ये कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आप लोग बताइए। ये डेटा पॉइंट है, तो डेटा के ऊपर भी नजर डालेंगे थोड़ा सा, पर लेकिन यार ये ना पहले ना डेटा पॉइंट पता है कैसे आता था, पहले मुझे अच्छा लगता था डेटा पॉइंट, ये इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली डेटा पॉइंट देते थे और यहाँ पर कार्टून दिया करते थे, तो उसको बेसिकली दिखाने में आसानी रहती थी। आज की डेट में डेटा पॉइंट ऐसा कर दिया ना इन्होंने, यहाँ से इसको कट भी करूँ तो एक पेज पे नहीं आ पाता है ढंग से, यहाँ पर अगर कट करे तो बीच में से ऐसा निकल के आता है, तो अजीब सा हो गया है डेटा पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए मतलब कई बार तो मन करता है, मैंने कहा कैसे इसको दिखाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है ढंग से, एक तरीके से ना ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए जो भी है देखते हैं, कुछ बातें देख लेंगे डेटा पॉइंट के बारे में भी। सबसे पहले आप लोगों से मैं जो बात करने वाला हूं वो एक शानदार आर्टिकल बेसिकली WHO के बारे में, और फिर इससे भी शानदार आर्टिकल पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो इस तरीके से पैटर्न चलेगा। और क्वेश्चन देखिए आप लोगों को, जो मैंने बोला है क्वेश्चन आप लोगों से अगर मैं वीडियो के अंदर नहीं बताता हूं तो टेलीग्राम पर डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, ठीक है। तो वहां पर आप लोग जरूर रहिए, या फिर अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप लोग फेसबुक पर भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट कोई नहीं है अभी, मेरे नाम के एक बच्चा कह रहा है कि सर आपके रिलेटेड एक वेबसाइट पर सामान बेचा जा रहा है, आपकी पॉलिटिक्स की वीडियो बेची जा रही है,
तो यार देखो ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कितनी बार, ठीक है। इनको लेकर कई बार मैं कई सारी चीजें रिपोर्ट भी कर चुका हूं, कई जगह से चीजें हटवा भी चुका हूं, पर कहां जाकर चेक करूं यार मैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्यों खरीद रहे हो जब फ्री में प्रोवाइड करा रखी है। आप लोगों के पास में टेलीग्राम में इतना तो अवेयर आप लोगों को होना चाहिए कि जो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल है उनको पेड खरीद कर क्या मतलब है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बनता ना उस चीज का कि हाँ आप लोग इस तरीके की चीजें करें, थोड़ा सा अवेयर रखिए इन चीजों के बारे में। इसलिए हमेशा लेक्चर के अंदर बोलता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कोई भी पेड चीज है मेरे द्वारा लॉन्च नहीं की गई है, तो ये बात है मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बोलता हूँ ताकि ये सारी पीडीएफ जो है, ये एक बच्चा बोला है सर जो मंथली वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडीएफ है उसकी बिल्कुल सेम टू सेम वीडियो रिकॉर्ड करके आपकी पीडीएफ की वीडियो बनाई जा रही है। तो यार जो भी कर रहा है करने दो, पर लेकिन आप लोग अपने ऊपर फोकस रखो कि हाँ चीजें उस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को जो चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोग उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो यार आप लोग समझदार हो, बच्चे तो होने आज की डेट में, ठीक है। तो थोड़ा समझा करो इन चीजों को। बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको आप लोग WHO बोलते हो। तो WHO एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हेल्थ की कंडीशन कैसी रहती है उसके बारे में बात करती है। तो WHO के द्वारा बोला गया कि एंटी मलेरिया की जो वैक्सीन है वो आ गई है, यानी कि मलेरिया की वैक्सीन आ गई है, यानी कि एंटी मलेरिया को रोकने वाली वैक्सीन आ गई है, जो कि यहाँ पर अभी यूज की जा रही थी सब सहारन अफ्रीकन वाले रीजन में। तो सब सहारन अफ्रीकन वाला जो रीजन है इस बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक रीजन रहता है, खासकर भुखमरी के मामले में, गरीबी के मामले में। एक बार मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था नैनो मैगजीन के अंदर में, मैंने ये बताया था आप लोगों को सब सहारन अफ्रीकन वाले रीजन में जो क्लेनी होता है, मुल्तानी मिट्टी होती है, उसकी रोटियां बना बनाकर बेसिकली खाते थे लोग वहां पर, और बच्चों को खिलाई जाती थी क्योंकि वहां पर कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं, ना ढंग से खेती हो पाती है। रेगिस्तान वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊपर वाला रीजन। तो ये सब सहारन अफ्रीकन, ये नीचे वाला जो रीजन है, काफी ज्यादा भुखमरी गरीबी आप लोगों को अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। पर लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज भी है, पर दिक्कत यह है कि उनको कोई निकालने वाला नहीं है, तो इसलिए बाहर की कंपनी आती है। चाइना जैसी कंपनी वो रहा सा काम और खत्म कर देती है, लूट कर वहां से जाती है। तो यहाँ पर जो मलेरिया जैसी बीमारी है दुनिया भर के लोगों की जान चली जाती थी। तो अभी एक WHO के द्वारा जो यहाँ पर अभी दवाई लाई गई है, याद रखिएगा इसको RTS-SO01, ये बेसिकली इसके बारे में याद रखते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में RTS भी बोला गया है, ये वैक्सीन का नाम है अभी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, कई सारी और बातें आप लोगों को बताऊंगा, क्या क्या बीमारी है मलेरिया के लिए, कौन सी पर्टिकुलर जो मलेरिया की बीमारी है उसके लिए इसको लाया गया है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन है मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो एक मच्छर जनित बीमारी होती है, नॉर्मली ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे अपनी पृथ्वी हो गई यहाँ पर, तो ये आप लोग का इक्वेटर हो गया, तो ऊपर होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन पर्टिकुलर रीजन में आप लोग को ये बीमारी देखने को मिलेगी, मच्छर जनित बीमारी, ठीक है। तो यहां पर काफी इंपैक्ट डालती है, और खासकर जब आप लोग जाएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर तो वहां पर ये ह्यूज इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। मच्छर जब काट लेता है तो इन्फेक्शन इंसान को हो जाता है, और ये नॉर्मली आप लोग की ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, और जैसे ही मच्छर काटेगा तो ब्लड स्ट्रीम में घुसेगा, फिर आप लोग के लीवर में जाकर ये मजा करता है, वहां पर जाकर लाइफ को एंजॉय करता है। और बीमारी जब हर बाहुबली हो जाती है जब बीमारी, तो फिर ये बोलता है कि अब हमारे यहाँ बाहर निकल गए, ठीक है। तो नहीं कहता कि आ गए हैं रास्ता छोड़ो, अब हम देखेंगे तुम्हारे शरीर की इम्यूनिटी कैसी है, हमको कैसे रोक पाती है। तो इसके लिए अब अगर यहाँ पर दवाई आ गई है तो काफी लार्ज स्केल पर जो बच्चों को भी दिक्कत होती थी तो बच्चों को भी काफी ज्यादा फायदा हो पाएगा यहाँ पर। तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। पर लेकिन ये जो दवाई बन तो गई है, ये दवाई क्या ग्राउंड लेवल पर हम लोग सही टाइम पर सही तरीके से पहुंचा पाएंगे, तो वो बातें अभी यहाँ पर जानने वाली होगी, तो उसको हम लोग समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर भी, और आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनेंगे यहाँ से बेसिकली, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये बीमारी है बेसिकली मलेरिया, इसके 4 तरीके आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 4 टाइप की बीमारी है। 4 टाइप की बीमारी में जो सबसे खतरनाक है, जिसे सबसे ज्यादा जान जाती है, वो है यहाँ पर प्लाज्मोडियम, ये फैल्सीपैरम, ठीक है, जिसको यहाँ पर पी फैल्सीपैरम के नाम से भी जानते हैं। तो पी फैल्सीपैरम जो मलेरिया है उसके लिए ये दवाई बनाई गई है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। यानी कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो काफी फेटल होते हैं, अगर किसी इंसान को हो रहे हैं तो उसकी जान जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर सर में दर्द होगा, फीवर होगा, थका हुआ लगेगा, बैक में भी पेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठंड लगेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोग खराब होगा, कफ होगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इनलार्ज, इसी के साथ में यहाँ पर न्यूरोसियन के जी मचलना, वोमिटिंग, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर ये सारी चीजें एक साथ हो रही है तो मलेरिया ने आप लोगों को जकड़ लिया है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बाकी अगर बात करें जो मलेरिया के बारे में, तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है कई सारे एरिया में, जो यहाँ पर जो याद रखेगा, यहाँ पर जो इन्फेक्ट करती है वो फीमेल मॉस्किटो होती है, ठीक है, जो कि एनोफेलिस मॉस्किटो के नाम से जाने जाता है। इनके मेल जो है वो इसका सोचता है, वो घर पड़ा हुआ मजे लेता है, फीमेल जो है वो सारे काम करती है, इवन खून चूस के पिलाती है बच्चों के लिए, वो फीमेल ही लेकर आती है, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पर है, ये इसका पर्टिकुलर, ये याद रखिएगा, ये वाली बीमारी जो है जिसको पी फैल्सीपैरम या फिर यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, इसके लिए दवाई बनाई है। बाकी 3 और कौन से हैं, तो पी विवेक्स, इसी के साथ में पी मैलेरिस, इसी के साथ में पी ओवेल, ठीक है। तो ये 3 और आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पी का मतलब हर जगह कहाँ है, ये है बेसिकली प्लाज्मोडियम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना। अभी बात करते हैं
क्या क्या बातें की जा रही है। अभी यहां पर ये बोला गया कि देखिए अगर यहां पर इस टाइम पर ये एक तरीके से आप लोग दवाई लेकर आए हैं तो एक साइंस का सही यूज है। आप लोग क्या बोलते हैं, साइंस का मतलब क्या होता है कि लोगों की लाइफ को इजी बनाना। आज के दिन में आप लोग साइकिल पे घूमते हैं, आप लोग बाइक पर घूमते हैं, आप लोग गाड़ी में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, ठीक है, अब तो ड्रोन भी आ गए, इस तरीके से चीजें आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग जो यूज कर पा रहे हैं ये साइंस का आविष्कार है, ठीक है। तो उन्हें 1 2 3 मूवी है शायद, वो कहता है कि मेरी कार नहीं, वो कहता है नहीं मेरा आविष्कार है, तो नहीं कि वो दूसरे युग में चले जाते हैं दीवार में को कूद कर, तो वो वाली बात हो जाती है। तो साइंस जो है वो एक आविष्कार करने वाली चीजें ऐसी हैं जिससे आप लोगों की लाइफ जो है वो आसान होती है। अभी फर्स्ट एवर जो यहाँ पर वैक्सीन देखने को मिली मलेरिया की बीमारी की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। एक बच्चा बोला है सर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ करो। यार देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें कन्वर्ट करूं इनको हिंदी में, तो आप लोग समझते हैं इसके लिए पूरी एक टीम लगती है, ठीक है। अगर वो बैठ के करे, वो भी अगर करेगी तो शाम को वीडियो आ पाएगी, सुबह नहीं आ पाएगी, क्योंकि सारी चीजों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। इतना कर सकता हूं जहां पर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, वहां पर मैं आप लोग के लिए वोकैबुलरी डाल सकता हूं। ये आप लोगों का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है सीसैट में उसमें भी हेल्प करेगी, और वैसे भी आप लोग की आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी। तो वोकैबुलरी के वर्ड में डाल दिया करूंगा, जो कि मैं कोशिश करता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात एक याद रखिएगा आप लोग, तो वोकैबुलरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अगर बात करें यहां पर, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि अब तक जो मलेरिया ने पकड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहां से अब चीजें छुड़ पाएंगी, तो काफी लंबे समय तक ये वेट की यहां पर इसके द्वारा, उन्हें कहते हैं बाहुबली मूवी में आ गया, ये कौन है, उनको गुंडा नहीं है कि ये एक तरीके से ये इसका वेट था काफी दिनों से, हाँ यही बचाएगा हमको। तो ये आरटीएसएस जो ये बीमारी के यहाँ पर बेसिकली हेल्प करने, बीमारी को टैकल करने में हेल्प करेगी। और खासकर ये बोला गया कि आज की डेट में अगर बात करें बच्चे, खासकर इन्फेंट, ये काफी ज्यादा इंपैक्टेड इसकी वजह से होते थे। तो काफी लंबे समय से दवाई वहां पर यूज भी की जा रही थी कि इसका इंपैक्ट देखने की कोशिश की जा रही थी, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा फायदा ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा भी यहां पर बेसिकली इसको अप्रूवल दे दिया गया है। तो इसके चलते काफी सारे लेवल जो गांव में है, खासकर अफ्रीका के अंदर जो लोकल एरिया में है, तो वहां पर इसका फायदा होगा। और यहां पर जो पकड़ थी मलेरिया की वो भी आप लोगों को ढीली पड़ती नजर आएगी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। वैसे मलेरिया से रिलेटेड अपनी कंट्री में कम जो केसेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, तो हमारी कंट्री में काफी फायदा होगा। जो जहां पर भी अगर बात करें तो बात ये बोलेगी कि देखिए अब तक का अगर वैक्सीन नहीं थी तो काफी ज्यादा सीवियर केसेस देखने को मिलते थे, लोगों की जान जाती थी बहुत ज्यादा। तो अब सब सारा अफ्रीका और कई सारे पार्ट में वर्ल्ड में, ठीक है, तो अब तक लोगों की जान जा रही थी। तो डब्ल्यूएचओ के जो अभी यहां पर डायरेक्टर जनरल है, नाम याद रखते हैं आप लोग, इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर ये बोला गया कि हिस्टोरिक मूवमेंट है, और हिस्टोरिक मूवमेंट है भी, आखिर क्यों नहीं होगा, जिस चीज लोगों की जान बचाए वो हिस्टोरी की तो होगी। तो ये जो मलेरिया कंट्रोल की जो बीमारी है, ये मलेरिया को तो कंट्रोल करेगी, बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट ये डालने वाली है, बच्चों की हेल्थ के ऊपर, तो इसलिए इसको हिस्टोरिक बोला गया। तो इसलिए इसको अप्रिशिएट करने वाली बात है। जो ये दवाई है यहाँ पर जिसको आरटीएसएस बोला गया है बेसिकली, यहाँ पर ये दवाई मैंने बोला अभी यहाँ पर ये पी फैल्सिपेरम के ऊपर काम करेगी, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, पी का मतलब। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा डेडली डिजीज है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। लगभग 30 साल में दवाई बनी है। आप लोग खुशकिस्मत है जो कोविड-19 की दवाई आप लोग को 1 साल के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों ने भाई साहब उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल जी जान लगा दी दवाई बनाने के लिए, तब इतनी जल्दी देखने को मिली, वरना नॉर्मली दवाई जो है ना 10-20 साल तो आराम से लगी जाते हैं। तो ये काफी अच्छा आप लोग यहाँ पर देखने को मिला कि 30 साल से लगभग ये चीजें चली जा रही थी। तो अब डब्ल्यूएचओ के द्वारा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो काफी ज्यादा रिस्क में रहती थी मलेरिया को लेकर, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा डेथ होती थी, तो वो था सब सहारन अफ्रीकन, ठीक है। तो सब सहारन अफ्रीकन वाले रीजन में जहां पर कोई इलाज नहीं था, अब वहां पर लोगों को इलाज मिल पाएगा और लोगों की हेल्थ जो है वो सुधरती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। नॉर्मली ये माना जाता था कि 2019 में यहाँ पर 229 जो मिलियन केसेस हैं वो आप लोगों को देखने को मिले, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर 22 करोड़ के करीब केस बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर आप लोग। और इसकी वजह से आप लोग बोलते हैं ना कि काफी जान जाती है कोविड-19 की वजह से। देखिए यहाँ पर 4,09,000 के करीब यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के हिसाब से माने तो ये डेथ आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बर्डन है काफी ज्यादा केसेस का, और डेथ भी अगर बात 94% केसेस में यहाँ पर डेथ हो जा रही थी। इसकी वजह से इतनी खतरनाक बीमारी निकल कर आ रही थी। और जो बच्चे हैं अंडर 5 उनको भी यहाँ पर मोस्ट वनरेबल बीमारी थी मलेरिया की, जिसकी वजह से बच्चों की जान जाती थी। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा यहाँ पर जो बोला गया यहाँ पर, तो फायदा ही देखने को मिलेगा कई सारे एरिया में, जहां पर ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये काम चल रहा था, जैसे घाना हो गया, केनिया हो गया, मालावी हो गया, ये सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देश देखने को मिलेंगे। तो यहां से अभी जब डेटा का एनालिसिस किया गया तो बोला गया ये बीमारी को तो ठीक कर ही रही है, यहाँ पर लोगों की हेल्थ को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। जब यहाँ पर लोगों की जान बचेगी तो कई सारी चीजें और यहाँ पर सुधरती नजर आएंगी। तो इस पैटर्न में आप लोग इसको बोल सकते हैं।
अब इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या है कि चलो भाई साहब दवाई तो आप लोगों ने बना ली, आप लोग दवाई अगर आप लोगों ने इजाद कर ली तो पर अब आगे क्या होना है, आप लोगों को दवाई को मैन्युफैक्चर करना है, यानी कि दवाई बने, ठीक है, उसके लिए पैसा आए निकल कर। सबसे बेसिक जो नीड होती है ना किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए होता है पैसा। अगर कोई भी छोटा सा काम आप लोगों को स्टार्ट करना है तो पैसा आप लोगों को चाहिएगा, अगर दवाई बनानी स्टार्ट करनी है तो पैसा चाहिएगा। इसी तरीके से अगर पैसा नहीं होगा तो ये दवाई जो है उसका आविष्कार को कोई मतलब नहीं रहेगा, ग्राउंड लेवल पर लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मैन्युफैक्चर करना, फंड इसके लिए रेगुलर आते रहना, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे जहां पर पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आना चाहिए ना, अगर कहीं पर फ्री प्रोवाइड करानी है। अगर मान लीजिए आप लोग देखिए आज के डेट में अगर दवाई जो है सबको आप लोगों को फ्री मिल रही है तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहां पर जो कंपनी है वो दवाइयां फ्री दे रही है आप लोगों को? नहीं, गवर्नमेंट पैसा पे कर रही है। और गवर्नमेंट पैसा कहां से ला रही है? आप लोगों से टैक्स ले रही है। तो कुछ भी फ्री आप लोगों को मिल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई पे कर रहा है उसके लिए। तो यहां पर अगर यहां पर अफ्रीका के अंदर दवाइयां प्रोवाइड करानी तो फंड कोई ना कोई देगा, तो वहां से इकट्ठा करके दूसरों के लिए प्रोवाइड कराया जाए। तो रोल आउट करने की बात की जा रही है वैक्सीन को, ताकि ढंग से लोगों तक ये दवाई पहुंच सके और इसी के चलते सबको इक्विटी एक तरीके से सबको इक्वल यहां पर एक्सेस मिलनी चाहिए। तो इक्विटी ऑफ द एक्सेस इज द की, कि सबको मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही है। तो जो यहां पर डॉक्टर टेड्रोस यानी कि जो यहां पर इसके डायरेक्टर हैं उनके द्वारा भी बोला कि यहां पर कि एक तरीके से जो वैक्सीन है उसको देखते हैं किस तरीके से वैक्सीनेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो इसके चलते जो मलेरिया से प्रिवेंट कर पाएंगे, इसी के साथ में यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग कई सारी चीजों को भी और यहां पर ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इंक्लूडिंग जो यहां पर इंसेक्टिसाइड जो ट्रीटेड बैट नेट, जो कि यहां पर उस तरीके से भी हम लोग चीजों को हैंडल कर पाएंगे। पर लेकिन काफी लंबे समय तक जो ये चीजें चलती रही, अब ये ठंडे बस्ते में जा रही है यहां पर जो कोड, ये बेसिकली मलेरिया की चीजें हैं। अब आने वाले टाइम में आप लोग को देखने को मिलेगा कि अगर हम लोगों का जो साइंटिफिक मेरेकल है जो दवाई बनी है, क्या ग्राउंड लेवल पर फील्ड पर लैब से, यानी कि लैब से क्या हम लोग इसको एक तरीके से फील्ड यानी कि जहां पर लोग बीमार हैं वहां तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर समझिए, जब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जाओगे तो आप लोगों को टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि दुनिया को सही करने की कोशिश करते हैं, यानी कि भुखमरी मिटानी है, गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, अच्छी हेल्थ। तो अच्छी हेल्थ के ऊपर मैं फोकस करूंगा जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है। तो अच्छी हेल्थ में यहां पर अगर बात करें, आप लोगों से पूछ ले अगर थोड़ा सा और अंदर जाकर कि कहां पर मेंशन किया गया, तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तीसरे का तीसरा यानी कि 3 का 3 में देखने को मिलेगा। यहां पर बात करते हैं एंड एपिडेमिक ऑफ एड्स, टीबी, मलेरिया और एनडीसी, ठीक है, एनडीटी, ठीक है। तो यहां पर इनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन नहीं होता। मलेरिया भी आप लोगों से यहां पर मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, तो ये मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाना चाह रहा था। तो टारगेट क्या है यहां पर? ये सारी बीमारियों को कंट्रोल करने का है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहां पर ट्रैफिक के बारे में, अगर एक्सीडेंट से जो डेथ होती है वो भी मेंशन कर रखा है। तो हेल्थ के बारे में कोई भी इशू आ जाए ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा आप लोग याद रखना, ये सारे इशू हेल्थ के अंदर कवर किए जा रहे हैं। इवन अगर बात करें सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है उसके बारे में भी यहां पर बात किया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जब बात करी तो कहानी खत्म हो गई, सारी हेल्थ के इशू यहां पर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा हेल्थ के बारे में बात करता है। आंसर राइटिंग में भी अगर इसको यूज करोगे तो अच्छे वाले नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये तो जो आर्टिकल के अंदर बातें थी, कुछ एक्स्ट्रा बातें के साथ मैंने बता दी। अब यहां पर कुछ WHO से रिलेटेड मैं बातें करूंगा कि इंडिया से रिलेटेड, जो कि आर्टिकल में नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा है। अगर WHO का इंडिया से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा WHO के बारे में बता देता हूं, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए काम करती है। तो यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है उसका ये पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका हेडक्वार्टर ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि इसके 6 रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने? इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि साउथ ईस्ट वाला जो ऑफिस है इसका वो हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली के अंदर है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं क्योंकि उस दिन इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि पूछ ले आप लोगों से कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है। बाकी का हेडक्वार्टर कहां पर है? यहां पर ये बेसिकली कोंगो में देखने को मिलेगा, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर डेनमार्क में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इजिप्ट में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न पैसिफिक में फिलीपीन में, और यहाँ पर अमेरिका के अंदर तो पता है यहाँ पर जो बेसिकली आप लोग का वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें होगी। अब थोड़ा सा इंडिया के ऊपर इंपैक्ट के बारे में बातें करता हूँ। हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग से ही यहाँ पर इसका पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से पार्टी बन चुकी थी जब यहाँ पर ये बना। और इसी के साथ में रीजनल ऑफिस जो है साउथ ईस्ट एशिया, मैंने बताया अभी आप लोग का, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हमारी कंट्री से 2 बीमारी खत्म की गई, एक तो था स्मॉल पॉक्स और दूसरा था पोलियो। तो स्मॉल पॉक्स जो था ये 1967 में बेसिकली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल पॉक्स के जो केसेस थे वो 65% ही केसेस वर्ल्ड के इंडिया के अंदर हुआ करते थे अकेले, यानी कि जितने देश में बीमारी है ऑल ओवर दुनिया में उसमें से 65% केस जो है वो हमारे देश में थे ओनली इसके। तो इससे आप लोग इसकी खतरनाक कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो इसके ऊपर काम किया गया WHO के साथ मिलकर, हमारे द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट यहाँ पर चलाए गए। तो स्मॉल पॉक्स को 1977 याद रखिएगा जब हमारे देश में से इमरजेंसी खत्म हुई 1975 से लेके
77 तक इमरजेंसी रही ना, तो जैसे इमरजेंसी खत्म हुई वैसे ही स्मॉल पॉक्स भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये एक कनेक्ट करने के लिए, याद रखने के लिए चीज है। बाकी पोलियो के बारे में बात करें तो आज के दिन में 2 बूंद जिंदगी के बच्चों को पिलाई जाती है। तो आप लोग भी अगर बच्चे हैं, आसपास में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि छोटे बच्चे हैं, उनको पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलाइए। ये काफी खतरनाक बीमारी होती है जो कि बॉडी को पैरालाइज कर देती है। तो पोलियो के लिए कैंपेन चलाया गया हमारे देश में, और पोलियो फ्री हमारा देश बन गया 2014 में। तो यानी कि 2014 में हमारा देश पोलियो फ्री भी बन गया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटेटरी जो इंटरनेशनल, इसी के साथ में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी कि ये सब ग्रुप मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में काम कर रहे थे। यूनिसेफ जिनके द्वारा बेसिकली मलेरिया को खत्म करने में हेल्प मिली। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया स्ट्रेटजी इंडिया के साथ में। तो 2012 से लेकर 2017 तक का यहां पर ये हमारे लिए यहां पर जो डब्ल्यूएचओ का कंट्री कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी में काफी बड़ा रोल रहा, जिसमें हमारी कंट्री में हेल्थ मिनिस्ट्री और डब्ल्यूएचओ का जो ऑफिस इन इंडिया है उनके द्वारा मिलकर काम किया गया। वैसे कंसर्न क्या रहता है अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें? एयर पोल्यूशन के बारे में भी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें बोला गया कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन को कम करना है। तो एयर पोल्यूशन, ये क्लाइमेट चेंज आप लोग बोलोगे तो हेल्थ वाली बात है, कहां से आगे भाई साहब हेल्थ का इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अगर कहीं पर ऐसी चीजें देखने को मिलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे अगर बात दीजिए किसी को कैंसर है, ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि एक इंसान में है उसी में रहेगी, किसी और में नहीं जाएगी। तो मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हो गई है कुछ ऐसी जैसे कैंसर वाला, तो ये क्या होगा कि मुझे ही रहेगा, वो किसी और के पास में नहीं जाएगा। तो ये बेसिकली कैंसर की बीमारी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये चीजें आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, कोई फर्जाइल वनरेबल, कोई इस तरीके से जो देखने को मिलेगी चीजें, जो इसी के साथ में ये बात करें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये काफी खतरनाक होता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था यहाँ पर ये बेसिकली जो नैनो मैगजीन के अंदर में, कि किस तरीके से बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती है जब रेजिस्टेंस बॉडी क्रिएट करने लगती है। इबोला के बारे में बात की थी हम लोगों ने। इसी के साथ में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, वैक्सीन हेजिटेंसी, ये काफी खतरनाक है। कोविड-19 की दवाई तो आ गई मार्केट में, पर लेकिन लोग लेते हुए डर रहे थे, उनको लग रहा था पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो डेंगू के बारे में बात करें तो इसको कंट्रोल के लिए स्ट्रेटजी चलाई जाती है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 2020 तक का 50% कम करना था। और एचआईवी के बारे में भी काम काफी ज्यादा किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ठीक है। सबसे मुद्दा क्या रहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो दिक्कत वाली बात है, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास में ना खुद का कोई फंड का तरीका नहीं था। हालांकि अब तो इसने तरीका खोज लिया है, वरना मैक्सिमम पैसा यूएसए से आता था और डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए पैसा नहीं देंगे। तो फिर सबसे ज्यादा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पैसा देने वाली बन गई, यूके और ये गावी अलायंस है, यहां से पैसा आया। तो यहां पर देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप लोगों ने जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, अगर यहां पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कोई यहां पर दान धर्म कर रहा है तो काम चलता रहेगा। पर लेकिन दान धर्म लोग हमेशा तो नहीं करते हैं, जब मन करेगा तब करेंगे, जब मन करेगा नहीं करेंगे। अब डब्ल्यूएचओ के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए, उन्हें तो कंटिन्यूअसली पैसा चाहिए। आप लोग इसको ऐसे रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उस बिजनेस को बाहर से डोनेशन मिल रहा है। आप लोगों के नीचे 5 लोग हैं काम करने वाले, तो वो डोनेशन मिल रहा है आप लोगों को, इसके बेस पर आप लोग इनकी सैलरी भी दे रहे हैं और दूसरे काम भी चला रहे हैं। पता चला डोनेशन मिलना बंद हो गया, फिर कम हो गया, ये तो बोलेंगे भाई साहब हमको तो सैलरी चाहिए, हम कैसे काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि पता चला एक महीने में डोनेशन आ गया 5 लाख रुपए, दूसरे महीने में डोनेशन आया 50,000 रुपए। तो इस तरीके से थोड़ी ना काम चलेगा यहाँ पर, क्योंकि इनकी रेगुलर सैलरी जानी है और भी जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए रेगुलर कुछ ना कुछ यहाँ पर बेसिकली पैसा आना चाहिए, जो कि डोनेशन से हटकर डोनेशन के ऊपर डिपेंड ना करे, बेसिक आप लोग की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। तो डोनेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस चीजें नहीं कर पाता है। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ का डोनेशन अमेरिका ने बोला हम नहीं देंगे, तो डब्ल्यूएचओ एकदम लड़खड़ा गया। फिर चाइना ने आकर संभाला चीजों को। तो इसलिए जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं से प्रॉपर एक पैसा आता रहे, ठीक है। तो ये बातें समझाने की कोशिश की। तो एक तरीके से बोला गया कि यहाँ पर इसको खुद का कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि यहाँ पर इसका खुद का पैसा रहे और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे, ताकि इसके प्रोग्राम चलते रहे। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो पूरा मैंने जो आर्टिकल है उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोगों को देखने को मिल गए। तो पूरा बीमारी के बारे में डिस्कस कर लिया, क्या क्या है इसके सिम्टम्स वगैरह, कैसे किसके लिए बेसिकली हम लोगों ने बनाया, डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लिया, क्या है दवाई का नाम जान लिया, किस एरिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट ये डालती है, वो चीजें हम लोगों ने समझ ली। और ये वाला इंपॉर्टेंट जो था इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। और बाकी इंडिया से रिलेटेड क्या डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम और इंपैक्ट, वो सारी चीजें हम लोगों ने जानी, और कहां कहां काम कर रहा है और कहां कहां से फंड आता है। तो पूरा चहुमुखी मैंने डब्ल्यूएचओ के साथ में बीमारी का सारा डिस्कशन कर लिया। तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं एनालिसिस करना। अगर मैं आप लोगों को चाहता तो बेसिकली ऊपर से आर्टिकल को बताकर निकल जाता, तो उसमें क्या होता, बेसिकली आप लोग भी बोलते हैं आर्टिकल तो पढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल में लिखा है वो बता दिया मैंने आप लोगों को। पर लेकिन एक्स्ट्रा चीजें जो होती है ना, ये बेसिकली इसको बोलते हैं कि हाँ चीजों को रीड बिटवीन द लाइन, इस तरीके से चीजें एक्स्ट्रा बताना आप लोगों को, जो कि आप लोगों को कंट्रीब्यूशन बेसिकली आप लोगों की पढ़ाई में करता है काफी अच्छे से, ठीक है। ये स्टैटिक पोर्शन हो गया इनडायरेक्ट में, बैकग्राउंड में, ओके। अब आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। पर लेकिन आर्टिकल के अंदर घुसने से पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा बेस भी यहां पर तैयार करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को थोड़ा सा मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताऊंगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या, बेसिकली लोकल जो चीजें हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर बात करें कि लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं,
तो दोनों तरीके से आप लोग को देखने को मिलती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं बोलेंगे बस आप लोग इसको जैसे कि आप लोग सिटी में होगी तो अर्बन वाला एरिया बोलेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बोला क्या गया, कोविड-19 की बीमारी आई, तो बीमारी आई कोविड-19 की, तो कोविड-19 की बीमारी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि उसको टैकल कैसे किया गया, तो इसके बारे में याद रखिएगा पंचायती राज सिस्टम के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग वाला जो यहां पर बेसिकली मुझे काफी अच्छा देखने को मिला, इन्होंने आप लोगों की कुछ तैयारी भी करा दी। बोला गया हमारे देश में सबसे पहले जो पंचायत थी वो कहां पर आई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पंचायत कहां आई, वह यहां पर नागौर कहां पर है, राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये तो सब जानते हैं कि चांद पर पहला आदमी कौन सा था, पर लेकिन ये कोई नहीं जानता है चांद पर दूसरा आदमी कौन सा था, ठीक है। तो ये तो सबको पता रहता है कि जो पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहां पर आई, राजस्थान में, तुरंत सब खुद कर आंसर देंगे। पर क्या आप लोगों को पता है कि दूसरी पंचायत कहां पर स्टैब्लिश की गई थी, यानी कि पहली तो राजस्थान में होगी, दूसरी पंचायत कहां पर स्टैब्लिश की गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है फिलहाल एग्जाम में कई जगह, ठीक है। तो याद रखेगा 2 अक्टूबर को ये थी यहां पर, इसी के लगभग 1 महीने बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 नवंबर को, ठीक है। तो 1 नवंबर 1959 यानी कि इसी साल में आंध्र प्रदेश के अंदर पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। तो इसके चलते कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। अब मैं आप लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं यहां पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में। पंचायती राज सिस्टम को अगर आप लोग देखो ना थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर, तो पंचायती राज सिस्टम आप लोग को वैदिक टाइम पीरियड पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पर आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, यहां पर सभा समिति या फिर जिसको आप लोग जो विधाता लोकल सेल्फ यूनिट जिसको बोलते थे, VIDATHA, तो ये बेसिकली लोकल यूनिट हुआ करती थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी अभी पंचायत देखने को मिली, जब हमारे देश में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तब हमारे देश में पंचायत आई, ऐसा नहीं है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी यहां से पुराने टाइम में आप लोगों को ऋग्वेदिक टाइम पर भी ये चीजें देखने को मिल जाती थी। इसी के साथ में अगर आप लोगों ने महाभारत और रामायण को अगर ढंग से देखा होगा, वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा ग्राउंड लेवल में कई बार जो है लोकल एरिया को दिखाने की कोशिश की जाती थी, वहां पर भी ऐसा सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पर उनको बेसिकली पूर्व या फिर जनपद के नाम से पुकारते थे उस टाइम पर। अगर हम लोग बात करते हैं तो महाभारत में भी इनके बारे में बात की गई है और रामायण के अंदर भी इनके बारे में बात की गई है। अब यहां पर महाभारत और रामायण से थोड़ा आगे अगर आप लोग बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे एंशिएंट टाइम में, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर भी विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहां पर, यानी कि चाणक्य साहब के द्वारा भी इनके बारे में बात की गई है यहां पर कि विलेज पंचायत के बारे में कि उनको कैसे लेकर चलना है। तो वहां पर इसके बारे में जो बात की गई है तो उसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली टाउन को यहां पर पुर बोला करते थे और जो चीफ हुआ करते थे उनको यहां पर बेसिकली नागरिक, जो इसके अंदर नहीं एक तरीके से जो पर्टिकुलर वहां पर जो लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी कि पुराने टाइम पर मौर्य के टाइम पर भी आप लोग यहां पर ये कई सारे ऐसे ही विलेज के हेडमैन हुआ करते थे। तो मौर्य टाइम पीरियड में भी ये देखने को मिलेगा। जब मेडवल टाइम पीरियड में आ जाते हैं तो उस टाइम पर भी आप लोगों को यहां पर ये पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेडवल टाइम पीरियड में नहीं था, यहां पर उस टाइम पर भी पंचायती राज सिस्टम था। वहां पर उस टाइम पर भी आप लोगों को बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो चीजें थी वहां पर उस टाइम पर भी यहां पर इसको विलायत के नाम से बेसिकली जो प्रोविंस थी उनको बोला जाता था, उसके नीचे जो काम किया करते थे। तो उस टाइम पर भी पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को लोकल एरिया पर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था। फिर आगे हमारी जो यहां पर एंशिएंट के बाद में मेडवल आई और मेडवन के बाद में जब यहां पर मॉडर्न इंडिया आप लोग पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया आती है आप लोगों को ब्रिटिश देखने को मिलेगा। तो ब्रिटिश के अंदर जो पंचायत की ऑटोनॉमी थी वो वीक पड़ गई थोड़ी सी, ठीक है। तो यानी कि काम ढंग से नहीं हुआ, काफी लार्ज स्केल पर जो वहां पर लोकल एरिया पे काम नहीं करने दिया गया था। पर लेकिन फिर आगे चलकर कुछ समझदार अंग्रेज आए जिसमें से आप लोग एक को याद रखिएगा जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो आए थे यहाँ पर ये थे 1882। तो 1882 में जब लॉर्ड रिपन आए उनके द्वारा एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क लाया गया। इसीलिए हमारी कंट्री में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो पितामह बोला जाता है लॉर्ड रिपन को यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने रिबन काटा, ऐसा याद रखिएगा रिबन काटा इनके द्वारा, और उसके बाद में हमारी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गई। तो मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी अगर कहीं से निकल के आता है तो लॉर्ड रिपन से हालांकि ये माना जाता है, पर लेकिन मेरे हिसाब से इसको मतलब एक तरीके से पढ़ने के लिए लिखने के लिए सही बात है, पर लेकिन यहां पर इसको मैग्ना कार्टा अगर बोला जा रहा है वो एक अलग बात है। पर लेकिन रियलिटी में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री अगर उठाकर आप लोग देखोगे तो वहां से हम लोग बता सकते हैं कि पंचायती जैसी चीजें हमारे देश में पहले भी हुआ करती थी। वो तो अंग्रेजों ने अपना आपको बड़ा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी बातें यहां पर कर डाली कि हम लोग को ये लगे कि उन्होंने हम लोग को सुधारा है, वरना हम कुछ नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रॉयल कमीशन बनाया गया था ताकि इनको रॉयल्टी दे सके, यानी कि एक तरीके से पंचायती राज सिस्टम को रॉयल बना सके। तो ये रॉयल्टी कमीशन यानी कि रॉयल कमीशन बनाया गया, जिसके चलते यहां पर बेसिकली 1907 के अंदर में, ठीक है। तो ये चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात की गई विलेज लेवल पर। फिर आप लोगों ने आगे पढ़ा होगा 1919 के बारे में। 1919 में यहां पर बेसिकली
मॉन्टेग्यू चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया, उसने भी यहां पर लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात की, मॉन्टेग्यू चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म ने भी, ठीक है। तो वहां से भी चीजें निकल कर आई। तो वहां पर याद होगा ना आप लोग को, ट्रांसफर सब्जेक्ट थे बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट को दिए जाते थे, ठीक है। तो वो वाले सब्जेक्ट यहां पर निकल कर आए। अब यहां तक तो चीजें आप लोगों को मैंने बता दी। अब चलता हूं मॉडर्न टाइम में, जब यहां पर अंग्रेज चले गए, अब हमारी कंट्री में मॉडर्न पंचायत के बारे में संविधान बना। तो संविधान में जो आर्टिकल 40 है उसमें पंचायत के बारे में बात की जाती है। और आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 40 जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन छोटा सा पूछ लूं कि गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो यहां पर आर्टिकल रखे गए उसमें कौन कौन से आर्टिकल आता है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले। और ये क्वेश्चन कई बार बन भी जाते हैं, तो ये छोटी छोटी सी बातें जो है आप लोगों को कई बार नुकसान पहुंचा जाती है अगर आप लोग इनको याद नहीं रखते हैं। तो इनके बारे में हल्का हल्का से तो कम से कम आप लोग को आइडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर बात करूं तो आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 43 जो कि कोटेज इंडस्ट्री यानी कि एक तरीके से होता है कि एक जो क्या बोलते हैं खादी इंडस्ट्री, ठीक है, तो 43 में होता है। आर्टिकल 45 में आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों के लिए एजुकेशन की बात की जाती है, वो भी 6 साल के जो बच्चे हैं एक तरीके से, ठीक है, उनके लिए। इसी के साथ में आर्टिकल 46 एजुकेशन और इकोनॉमिक प्रमोशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और वीकर सेक्शन के लिए गांधीयन प्रिंसिपल का है। आर्टिकल 46 के बाद 47 ये बेसिकली बात करता है दारू रोकने के लिए, यानी कि दारू शराब जो है ना ऐसे पदार्थ अगर है। आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पर जो शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, तो उस टाइम पर भी मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल 47 के बारे में। तो ये डीपीएसपी के अंदर में आता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इनको रोकने के लिए संविधान के अंदर भी आर्टिकल 47 है। तो इस तरीके से शाहरुख खान के बेटे के बारे में तो कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से, पर लेकिन उसके चलते बैकग्राउंड में आर्टिकल 47 इंपोर्टेंट हो गया। तो इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 48 बोलता है कि जैसे काऊ है उनका स्लोटर यानी कि गाय को नहीं काटना चाहिए, मारना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आर्टिकल 48 हो गया। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल की कैटेगरी में सारे आते हैं। तो इसी में जो आर्टिकल 40 है वहां से पंचायती राज सिस्टम हम लोग बोलते हैं निकाल कर लेकर आए। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, जिससे पंचायती राज सिस्टम निकल गया। तो उसी के चलते 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, जिससे हमारा क्या निकल कर, ये बेसिकली म्युनिसिपैलिटी निकल कर आया। तो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी यहां से निकल कर आए। तो ये बेसिक चीजें याद रखेगा। पंचायती राज सिस्टम में 29 सब्जेक्ट इनको दिए गए काम करने के लिए, और म्युनिसिपैलिटी में लगभग 18 सब्जेक्ट दिए गए काम करने के लिए, जिनके ऊपर ये काम करते हैं। तो ये काम करने वाले जो सब्जेक्ट हैं, इन्हीं सब्जेक्ट में बोला गया कि कोविड-19 जैसी बीमारी को भी टैकल किया गया है यहां पर पंचायत के द्वारा। तो इसी के अंदर बोला गया है यहां पर जो यहां पर 29 सब्जेक्ट दिए गए कि इसके अंदर और भी कई सारी चीजें अपडेट करनी चाहिए हम लोग को, जो यहां पर काम दिया जाता है पंचायत के अंदर, ताकि ग्राउंड लेवल पर और अच्छे से हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सके। तो यहां से आर्टिकल निकालकर राइटर लाए। देखो कितनी गहराई में से आर्टिकल को निकाल के लेके आया बंदा, ठीक है। तो ये इसके अंदर बोला कि जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर, ये जो पंचायती राज सिस्टम में दिए गए हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अब समझते हैं आर्टिकल, अब आप लोगों को मजा आएगा। हालांकि ये कुछ भी नहीं था आर्टिकल के अंदर, जो मैंने आप लोगों को बताई सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा, ठीक है। बात करते हैं, बोला गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लोग होते हैं विलेज पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में, ठीक है। इसी के साथ में ये बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी है। अगर गांव में आप लोगों को सिस्टम को सुधार दोगे तो फिर सोचिए क्या बच जाएगा। अगर बात करें आजकल में लोकल एरिया में, हमारी कंट्री में पंचायत जो है वो लगभग 2.5 लाख बोलते हैं नॉर्मली, पर लेकिन 2,60,512 के करीब देखने को मिलेगी। 2,60,512 इतनी पंचायतें हमारे देश के अंदर में, जो कि रिप्रेजेंट करती है इलेक्टेड लोग कितने इसमें, वह 31 लाख यानी कि 31 लाख के करीब लोग आप लोग यहां पर इलेक्टेड देखने को मिलेंगे, जो कि लोकल एरिया पे काम करते हैं गांव के लेवल पर। तो अब आप लोग सोचिए, अगर ये इतनी सारी पंचायत को हम लोग काम करने के लिए सही डायरेक्शन में लगा दें तो ये देश को पलट के रख देंगे जरा सी देर में, पर लेकिन ढंग से यूज ही नहीं किया जाता इनका, तो उसी के चलते दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जो लोग हैं यहाँ पर एक तरीके से प्लान कर सकते हैं, कंपेन कर सकते हैं। वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड जो है यहाँ पर एक तरीके से प्रोग्राम अगर लाया जाए पंचायती राज सिस्टम के थ्रू, हम लोग एक सभा जो है उसको यहाँ पर सही से यूज करें तो बहुत कुछ लेकर चल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई आप लोगों से एक शब्द में पूछे कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है। पहले प्लानिंग कमीशन था ना, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। किस साल में बनाया गया बताइए? यूपीएससी क्वेश्चन था ये प्रीलिम्स में, ठीक है। बताइए किस साल में बनाया गया प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस करके नीति आयोग। तो अगर आप लोगों को एक शब्द में इसको बताना है तो याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन जो था वो था बेसिकली टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी कि टॉप पे चीजें बनती थी और बॉटम तक पहुंचाते थे। पर लेकिन यहां पर जो नीति आयोग उसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी कि नीचे प्लान बनते हैं यहां पर ग्राउंड लेवल पर और वो ऊपर तक आते हैं, फिर इनको वेरीफाई करते हैं सही है फिर गलत है। तो बोला यह गया कि देखिए अनलाइक अदर डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, उसको अलावा छोड़ दे कोविड-19 जो है काफी अनयूजुअल है। ऐसा तो है नहीं कि कोविड-19 हर सर्दियों में आप लोग को देखने को मिलेगा कि गर्मी आ रही है, कोविड-19 का मौसम आ रहा है, अब आया करेगा, हालांकि पहले तो नहीं आता था, पर लेकिन ये अनयूजुअल है, पहली बार ऐसा आप लोग को देखने को मिला। तो उसी के चलते चीजों के बारे में बात की जा रही है कि इन
इनको हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बेसिकली कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा टॉप डाउन अप्रोच रहती है, ऊपर से बता देते हैं ये करो, पर लेकिन बॉटम अप अप्रोच अगर हम लोग लेकर चले तो वो काफी काम करेगी। खासकर ग्राउंड लेवल पर पंचायत को हम लोग अगर तंदुरुस्त बनाए तो वो आराम से कई सारी बीमारी को टैकल कर लेगी और आसानी से लोगों की कई सारे लार्ज स्केल पर हेल्प भी होगी और जो रिड्यूस कर पाएंगे जो भी रिस्क होगा। तो पंचायती राज सिस्टम के अंदर इसेंशियल जो लीडरशिप की फीलिंग भी आएगी उनको जब वो काम करते हुए नजर आएंगे लोकल एरिया पर। तो यहाँ पर कई सारे इनके द्वारा काम किए गए, ऐसी बात नहीं है, रेगुलेटरी और वेलफेयर फंक्शन इनके द्वारा अभी किए गए जब कोविड-19 यहाँ पर चल रहा था, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया। अगर बात करें नेशनल वाइड जब लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं तो पंचायती राज सिस्टम के द्वारा यहाँ पर कॉन्टेमिनेटेड जोन बनाए गए कि ये वाले एरिया है जहां पर काफी ज्यादा बीमारी है। अरेंज किया गया ट्रांसपोर्ट अलग से उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर बीमार थे। आइडेंटिफाई किया गया बिल्डिंग जहां पर लोग बीमार थे उनको क्वारंटीन किया गया। इसी के साथ में इनकमिंग जो बेसिकली बाहर से माइग्रेंट आ रहे थे उनको अलग से उनकी एक तरीके से सिचुएशन उनको देखा गया। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मेरे गांव के अंदर जब एंट्री की जाती है तो एक पर्टिकुलर एक मेन रोड पर हो गया, जैसे मेरे गांव के अंदर लगभग 3 साइड से एंट्री हो जाती है, ठीक है, मोटे मोटे तौर 3 या 4 से हो जाती है वैसे, पर मेन 3 से है। तो 3 साइड में से एक साइड है यहाँ पर एक गांव पड़ता है यहाँ पर, उस गांव से आगे फिर मेरा गांव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाले जो गांव वाले हैं इन्होंने बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर बैरियर लगा दिया। तो यानी कि गांव में लोगों ने यहाँ पर एंट्री करने से मना कर दिया कि बाहर से कोई लोग नहीं आएंगे यहाँ पर। तो इसकी वजह से मेरे गांव तक भी चीजें ज्यादा नहीं पहुंच पाई। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि गांव के लेवल पर भी कई सारे स्टेप उठाए गए लोगों के द्वारा। अब डर से कर लो चाहे कैसे कर लो, पर लेकिन हाँ उनको लगा कि ये काम करने चाहिए तो उन्होंने किया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कई सारी चीजों का देखने को मिला। खासकर अगर बात करें तो गांव के लेवल पर जो MG नरेगा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके चलते लोगों को ग्राउंड लेवल पर जॉब मिल पाती है अपने लोकल एरिया में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसको भी काफी अच्छे से यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया ताकि रिकवरी की जा सके जो वनरेबल पॉपुलेशन है जिनको कुछ भी नहीं मिला रहने खाने पीने के लिए। तो रेगुलर इंगेजमेंट देखने को मिली फ्रंटलाइन वर्कर आशा की भी यहाँ पर इन एरिया में, आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनकी कमेटी बनाई गई। तो यहाँ पर कई सारी चीजें जो खासकर अगर बात करें तो एक ब्रिज किया गया गैप जो कि कम्युनिटी और ऑफिशियल के बीच में था, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, DM बैठे हुए हैं और ग्राउंड लेवल पर जो गांव में काम चल रहा है विलेज लेवल पर, तो उनके बीच में जो गैप था यहाँ पर वो यहाँ पर पंचायत ने फिल किया, सिचुएशन को संभाला काफी हद तक, ठीक है। उन्हें डूबते को तिनके का सारा, तो पंचायत ने वो तिनका बना, पंचायत ने वो काम किया। कोविड-19 क्राइसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस ये सिस्टम जो है ये इन्वॉल्व किया जाए एक तरीके से विलेज लेवल पर, ये काफी किया भी गया। यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने काफी पार्टिसिपेशन किया लोगों को समझाने में। और इसी के साथ में जो यूथ थे और सेल्फ हेल्प ग्रुप थे वो भी आगे निकल कर आए यहाँ पर चीजों को देखने में, कौन कौन क्वारंटीन है, चीजों को इवन मॉनिटर भी किया गया यहाँ पर कि सिम्टम्स क्या क्या चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर हाउस होल्ड में, किसी घर में कोई बीमार है तो उसको जाकर चेक भी किया क्या क्या चीज चल रही है, ऐसी भी चीज देखने को मिली। तो एक तरीके से रोल जो है मोबिलाइज करने में सिटीजन को कोविड-19 वैक्सीन के टाइम पर भी अभी जो पंचायत है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर जहां से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, ये तो आंसर राइटिंग के बारे में बात होगी। यहां पर प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। बात की जा रही है योकोहामा स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में आर्टिकल में मेंशन किया गया, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पहले इसको बता देता हूं। ये 1994 की बेसिकली स्ट्रेटजी है जिसमें डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई नेचुरल डिजास्टर के ऊपर, ये योकोहामा जापान के अंदर हुई। तो योकोहामा जापान के अंदर हुई मई के महीने में 1994 में, तो इसलिए इसका नाम योकोहामा स्ट्रेटजी रखा। तो इसमें क्या बोला गया इनके द्वारा, तो गाइडलाइन दी गई अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर मतलब चाहे कोई सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, तो कोई भी ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो प्रिवेंट करना है, बचाना है, प्रिपेयर करना है, तैयार रहना है, मिटिगेशन यानी कि जो प्रॉब्लम हो गई उसका क्या सोल्यूशन निकालना है, प्लान बनाकर रखना है। तो ये यहाँ पर इसका समर्थन किया गया, यानी कि जो इनके द्वारा ये काम किया गया। इवन UN जनरल असेंबली के द्वारा भी इनको अप्रिशिएट किया गया कि बहुत सही काम कर रहे हो भाई साहब, लगे रहो, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब यहां से आप लोग क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं और आगे भी बन जाए तो ये मत बोलना कहां से बन गए। अब बात करें 1989 में इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये बेसिकली यहां पर सेलिब्रेट किया गया। इसके आगे चलेंगे तो 1994 में आप लोग को योकोहामा स्ट्रेटजी देखने को मिली, बेसिकली डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए। जब आप लोग 1999 में जाएंगे तो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन आ गई। जब आप लोग 2005 में जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई जगह, इसको बोलते हैं हैगो फ्रेमवर्क। तो ये हैगो फ्रेमवर्क जो था ये 2005 से लेकर 2015 तक चला, जब यहां पर कैसे कंट्रोल करना है डिजास्टर को उसके बारे में बात करता है ये। तो इसके बाद में जो फ्रेमवर्क आया वो प्रेजेंट फ्रेमवर्क है जो हम लोग आज के में यूज करें, ये सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क भी यहां पर बात करते हैं कि कैसे डिजास्टर को कंट्रोल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछ ले जाए तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताइए सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो किससे रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा तो कैसे आप लोग आंसर देंगे। इवन मैच करने के लिए अगर पूछ ले जाए आप लोगों से तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यार ये क्या है, कैसे कैसे है। तो इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को होगी
तो फिर आप लोग इनको कभी नहीं भूलोगे। तो जैसे कि बता ना, ह्यूगो के बारे में पूछ ले, सेंडाई के बारे में पूछ ले, तो ये टर्म्स होती है बेसिकली, तो इनके बारे में आप लोग को हमेशा याद रखना है कि हाँ ये तरीके से, इस तरीके की चीजें और इनके बारे में ऐसे बात की जाती है। तो बेसिक चीजें यहाँ पर कैसे हम लोग को टैकल करना है बेसिकली, अगर कल को कोई बीमारी महामारी आती है तो क्या टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, किन किन एरिया को हम लोग को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि अच्छा ये एरिया है इनको हम लोग को टैकल करना चाहिए। तो उन सब के चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई ताकि सिचुएशन को ढंग से टैकल किया जा सके। और कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी कि हाँ इस तरीके से हम लोग को चीजों को लेकर चलना है। यानी कि एक तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर यह था मोटे मोटे तौर पर एक तरीके से कि जो बीमारी है, कोई महामारी है, कोई डिजास्टर है, तो उसको हम लोग को टैकल करने के लिए ये फ्रेमवर्क यहां पर तैयार किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। सेंडाई कहां पर, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये जापान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों से बात करूं किसके बारे में, जो आप लोगों से कोई ये भी पूछ ले अगर डायरेक्टली योकोहामा किससे रिलेटेड है, तो जापान में जितनी भी चीजें देखने को मिलेगी ना वो सारी इन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि जापान क्या है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रिंग ऑफ फायर है, तो उसमें जापान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अंदर बातें आप लोगों ने की ना, जापान बेसिकली अर्थक्वेक जो बेसिकली प्रोन जोन है वहां पर, तो इसलिए वहां पर ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वहां पर लोग हमेशा तैयार रहते हैं, आज कोई दिक्कत हुई कल को अर्थक्वेक आया, परसों दिन उनकी सिटी फिर से खड़ी हो जाती है अपने पैरों पर। तो ऐसा माहौल आप लोगों को जापान के अंदर देखने को मिलता है। जापान के जो लोग हैं इस एरिया में काफी ज्यादा एक तरीके से इसीलिए अपने देश से काफी प्यार करते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे की जरूरत काफी ज्यादा पड़ती रहती है, एक दूसरे के साथ आते रहते हैं, एक तरीके से कोई महामारी में सब मिलकर साथ में आ जाते हैं। तो बातें हैं, तो यहां पर बोला गया कि इसके अंदर जब ऑलरेडी है यहां पर योकोहामा के अंदर ये, तो डिजास्टर आप लोग डिजास्टर रेस्पॉन्स अकेला थोड़ी ना देखेंगे, तो ये भी सारी चीजें देखने को मिलेगी, तभी तो वनरेबिलिटी को आप लोग रिड्यूस करेंगे, तो मिलकर काम करेंगे। जब ग्राउंड लेवल पर ये सारी चीजें करनी है तो पंचायती राज सिस्टम क्यों नहीं आप लोग यूज करते। तो ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पर तो इंक्लूड करो ना डिजास्टर मैनेजमेंट, जो पंचायती राज के चैप्टर में जो मैंने बोला ना अभी 29 जो लिस्ट है वहां पर दे रखी है पंचायत के काम के लिए, तो वहां पर इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है ताकि डिजास्टर की प्लानिंग और एक तरीके ढंग से चीजों को लेकर चला जा सके। तो उनके लिए आप लोग काम करो, तो सिटीजन सेंट्रिक मैपिंग प्लानिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिससे सही टाइम पर सही लेवल पर सही जगह चोट आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल रेजिलेंट कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। देखिए पंचायतों को पैसा देना चाहिए, इसके बारे में बातें की जाती है। अगर पंचायतों को आप लोग पैसा नहीं देंगे तो पंचायतें काम कैसे करेंगे, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मुद्दा है बेसिकली, इसके बारे में याद रखें। पहला तो यही बोला गया कि आप लोग पंचायत को और ज्यादा पावर दो, उनके पास में बेसिकली काम होना चाहिए एक तरीके ढंग से और पैसा होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर लोकेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाए पंचायती राज सिस्टम पे। मान लीजिए कल को कहीं पर कोई बाढ़ आती है, ठीक है, तो वहां पर जिन एरिया में बाढ़ आती है, जैसे बिहार हो गया, ठीक है, या केरला हो गया, या फिर आसाम हो गया, तो जहां जहां पर बाढ़ आती है वहां पर बाढ़ से रिलेटेड जो पंचायतें उनको ट्रेन करो। ठीक है, कहीं पर अर्थक्वेक आता है तो वहां पर अर्थक्वेक से रिलेटेड उनको ट्रेन करो। तो ये बातें बोली गई, तो इसके चलते कई सारे लेवल पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट रेस्पॉन्स जो होता है डिजास्टर के लिए तो कम्युनिटी बेस्ड होता है, यानी कि जिस एरिया में मान लीजिए वो भूकंप आया, जहां पर बाढ़ आई, तो सबसे ज्यादा लोग वहीं पर परेशान रहेंगे ना, तो उनको आप लोग को तैयार करना है और पंचायत इसमें काफी अच्छा काम कर सकती है, काफी रोल प्ले कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी देखने को मिलेगा, बाढ़ आ गई कहां से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। तो ट्रेडिशनल और जो साइंटिफिक प्रेजेंट टाइम पे जो मॉडर्न प्रैक्टिस है और जो पुराने टाइम की प्रैक्टिस है उनको मिक्स कर हम लोग लेकर चलेंगे, तो जिंदगी जीने में मजा आएगा और लोगों की जान भी बचा पाएंगे। तो कम्युनिटी जो यहां पर बेसिकली स्टैब्लिश करना है कम्युनिटी डिजास्टर फंड, ताकि ग्राउंड लेवल पर उनको पैसा मिल सके और ऑल ग्राम पंचायत में होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो उसको टैकल कर सके अपने आप ही, सेंट्रल लेवल तक हाहाकार न मचानी पड़े। तो डिजास्टर रेजिलेंट यहां पर चीजें बन सके, और ये तभी होगा जब यहां पर हम लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, और ये तो हमारी जो कम्युनिटी कल्चर का एक तरीके से पार्टी बोला जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं आप लोग बताइएगा, ये इसके बारे में यहां पर बातें की गई। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिकली काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ताकि सारी चीजें जो है माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बेड बैंक के बारे में। बेड बैंक क्या होता है, बेसिकली जो एनपीए होता है ना आप लोग का, जिनको आप लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, उसको रिकवर करने का काम करेंगे। आखिर ये बनता कैसे, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप लोग किसी पर्टिकुलर बैंक में अपना पैसा रखते हैं, वो बैंक जो होता है वो बैंक जो है उसको पैसे को कहीं और देता है, वहां से वो बेसिकली इंटरेस्ट कमाता है, आप लोग को इंटरेस्ट देता है, तो आप लोग का पैसा भी बढ़ता रहता है। पर जहां पर वो पैसा देता है, अगर वहां से पैसा आना बंद हो जाए, वहां पर पैसा डूब जाए, जो कि काफी हद तक यहाँ पर कोविड-19 के चलते देखने को मिला, तो फिर वो एनपीए हो जाएगा, यहाँ पर बैंक के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ेगा और बैंक की खस्ता हालत होना स्टार्ट हो जाएगी, बैंक के अंदर क्राइसिस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी के चलते क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट यही पूछ ले आप लोगों से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है वो बेसिकली किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो आरबीआई के द्वारा भी बोला गया कि यहां पर आने वाले टाइम में जो सिस्टम है बेसिकली एनपीए का वो इंप्रूव होने वाला है और ज्यादा, यानी कि 13.5% के करीब आप लोगों का एनपीए पहुंचने वाला है। ये बोला गया 2021 में, जो कि सितंबर के महीने में, जो कि 2020 में सितंबर में 7.5 था, तो लगभग डबल हो गया यहाँ पर। और वो किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। बहुत सारे लोगों ने पैसा ले रखा था, उनके बिजनेस बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोगों ने पैसा ले रखा था, उसको ढंग से आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाए
वाई चीजें, तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये बैड बैंक के बारे में बात की जा रही है। तो एक तरीके से बैड बैंक जो है वो यहां पर कई सारी चीजों को सुधारने का काम करेगा, ठीक है। तो गारंटी फॉर द बैड बैंक मे हेल्प लेंडर बट नोट ये सफाइस टू फिक्स लेंडर वरीज, ठीक है। एक तरीके से लेंडर की जो चिंता है उसको काफी हद तक ये एक तरीके से थोड़ा सा सांत्वना तो दे सकता है, पर लेकिन सारी सिचुएशन नहीं ये सुधारेगा, ठीक है। तो जो भी उनकी टेंशन है, जो उनकी चिंताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सबको ठीक नहीं करेगा, हाँ कुछ तो हद तक ठीक करेगा चीजों को। केवी कामत कमेटी के बारे में भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बन जाए तो केवी कामत कमेटी जो है यहाँ पर ये इसके द्वारा भी बोला गया कि सेटिंग करो बैड बैंक की, ताकि आप लोग सिचुएशन को सुधार सको। तो इसी के चलते बैड बैंक यहाँ पर बनाए गए और गवर्नमेंट के द्वारा 30,600 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए, जो कि यहाँ पर अनाउंस किया गया था हमारी कंट्री के बजट के अंदर में भी। तो यहाँ से निकाल कर लाया गया। तो बोला गया कि आज की डेट में हमारे देश में 2 लाख करोड़ पैसा ऐसा है जो कि यहाँ पर काफी हद तक बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है, तो जो कि यहाँ पर इसको रिकवर करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो बैंक बनाया गया उसको पैसा दिया गया ताकि स्टार्टिंग में ये अपना काम करना स्टार्ट कर सके। और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो यहाँ पर बेसिकली लेकर चली, इसके चलते यहाँ पर इसको पावर देगी कि आप लोग काम करना स्टार्ट करिए। तो वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई। तो बैड बैंक कहां से निकल कर आया ये मैंने आप लोगों को बता दिया बेसिकली। इसके बारे में भी बात की जा रही है, IDRCL, ठीक है। तो यहां पर इसको बोलते हैं इंडियन डेट रिजोल्यूशन, जो बेसिकली कंपनी लिमिटेड ये बनाई गई ताकि यहां पर सेल की जा सके जो भी डिस्ट्रेस एसेट्स है यहां पर मार्केट के अंदर में, तो उसके ऊपर काम किया गया। तो यहां पर जो यहां पर पब्लिक सेक्टर जो बैंक है और इसी के साथ में पब्लिक फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है वो होल्ड करेंगे 49% जो इसके अंदर में, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिमेनिंग 51 जो स्टेक रहेगा यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि बाकी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन इसके बारे में याद रखिएगा, NARCL और IDRCL। तो ये स्ट्रक्चर एक तैयार की गई जहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये सॉल्यूशन निकालते हुए नजर आएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें ये बोला गया जैसे ही कोई बैंक इनके पास में आएगा तो 15% तो ये एग्री हो जाएंगे कैश प्राइस पर, बाकी का 85% जो है ये जब रिसिप्ट इनको मिलेगा उससे उसको बेचने के बाद में, उसके बाद में ये प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से बैड बैंक जो है काफी हद तक रिकवर करता हुआ नजर आएगा। और ये एक तरीके से इन बैड बैंक को ताकि मतलब बैड बैंक की डूब गए काम अच्छा करते करते, तो इनको गारंटी भी दी जा रही है यहाँ पर बेसिकली किसके, यहाँ पर जो 5 साल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये खड़े रहें अपने पैरों पर, ऐसा ना हो कि बैड बैंक की डूबते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बैड बैंक को भी बचाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट भी यहाँ पर काम कर रही है ताकि सिचुएशन को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके। वरना अगर बैंक ही डूबने स्टार्ट हो गए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये बेसिक चीज ऐसी होगी कि हाँ पहले बैड बैंक को देखो और फिर उसके बाद में आप लोग चीजों को देखना, यानी कि जो सही कर रहा है उसको चीजों पहले उसके अंदर आप लोगों को चीजों को देखना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक्ट है याद रखिएगा जो सिक्योरिटी रिसिप्ट के बारे में बात करते हैं, सरफाइसी बोलते हैं बेसिकली इसको, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी जो यहाँ पर इंटरेस्ट 2002 में इसको लेकर आया गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर भी कई सारी बातें बोली जाती हैं बेसिकली जो सिक्योरिटी रिसिप्ट के बारे में। तो इसी को समझाने की कोशिश की गई कि सिक्योरिटी जो रिसिप्ट है, ठीक है, तो ये अदर जो यहाँ पर सिक्योरिटी इशूड की जाती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, जो कि यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर परचेज करता है, एक्विजिशन करता है जो होल्डर होता है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो फाइनेंशियल अगर कोई ऐसी फाइनेंस जो एक तरीके से इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एसेट्स इन्वॉल्व इन सिक्योरिटाइजेशन, यानी कि यहाँ से ये सिक्योरिटी रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट निकल गया जो कि यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराने का काम करेगा। पब्लिक सेक्टर जो बैंक है यहाँ पर एक तरीके से उसके बारे में बात करें तो इस पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वो एक तरीके से यहाँ पर काफी दिक्कत में है, जब से यहाँ पर ये आप लोगों को कई सारे ऐसे एनपीए वाले काम निकल कर आए। इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है, कभी फार्मर का लोन माफ करवा दिया बोलकर इनको, तो कभी कुछ और दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो इनको भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो यहाँ पर देखने को मिलता है कई बार इन बैंक की खस्ता हालत रखता है। तो इस टाइम पर बैड बैंक का जो गुड आइडिया, यानी कि बैड बैंक इज ए गुड आइडिया तो ये यहाँ पर देखने को मिला। तो इसके चलते कई सारी जो चीजें सुधर पाएंगी और रिफॉर्म भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर यहाँ पर आ पाएंगे। तो यहाँ पर जो आर्टिकल में इसी के ऊपर एनालिसिस यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है कि जो बैड बैंक लाए जा रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से विल बैड बैंक फिक्स इंडिया जो बर्डन है बैंकिंग सिस्टम, तो ये बातें बोलिए क्या इसको सिस्टम को ये फिक्स करेगा। तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी एक तरीके से इस तरीके से कैपिटलाइजेशन करना, ताकि जो बैंक है उसको सपोर्ट किया जा सके और एक इस तरीके से हम लोग सिचुएशन को सुधार सके। तो बैड बैंक हेल्प तो कर सकते हैं, पर लेकिन बैड बैंक सब्स्टिट्यूशन नहीं है कैपिटल इन्फ्यूजमेंट का, इनके गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा बैंक को सुधारने के लिए। मान लीजिए बैड बैंक पैसा निकाल कर लेकर आ गए, पर लेकिन ये सोल्यूशन थोड़ी ना हो जाएगा सब चीजों का, तो जो बचा कुचा काम है वो यहां पर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसके अंदर पैसा इन्फ्यूज करने के, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। ओके, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर बच गया जो कि एग्रीकल्चर के बारे में था, ठीक है। ये आर्टिकल मैं आप लोगों को संडे में कवर करूंगा, संडे का डिस्कशन जरूर देखिएगा, मॉर्निंग में जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग देख सकें। तो यहाँ पर तो इसके चलते इसको बेसिकली इसमें कई सारी मैं बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो पूरी पीपीटी तो बनी है पर लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मुझे लगता है कि ये फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन भी बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल कोई नहीं छूटेगा, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन मत लिया कीजिए, बस आप लोग चुस्त दुरुस्त होकर चीजों को देखा करो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में। तो नोबेल पीस प्राइज जो है यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है, जो बेसिकली अब की सॉरी नोबेल लिटरेचर है, पीस नहीं, सॉरी नोबेल का जो लिटरेचर प्राइज दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब्दुल रजाक तंजानिया के हैं, जिनको ये दिया गया है बेसिकली प्राइज। और तंजानिया में जो इनके द्वारा जो चीजें बेसिकली लिखी गई लिटरेचर के फील्ड में, तो उसके लिए इनको दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा फॉर हिज अनकम्प्राइजिंग एंड जो कंपनसेटेड पेनिट्रेशन ऑफ एफर्ट ऑफ कॉलोनियल, और इसी के साथ में एंड द फेट ऑफ रिफ्यूजी। तो यहाँ पर कॉलोनियल टाइम पर जो हरकतें देखने को मिली और उस टाइम पर जो रिफ्यूजी थे उनके बारे में बेसिकली इनके द्वारा लिखा गया, जिसके चलते इनको यहाँ पर ये प्राइज मिला। और कहाँ के किस रीजन के बारे में बात की गई आप लोग देखते हैं, यहाँ पर जो सब सारण वाला रीजन है अफ्रीका, जिसके बारे में अभी बताया आप लोगों से जब डिस्कस कर रहा था बेसिकली मलेरिया वाली बीमारी, तो वो वाले रीजन के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो नाम यहाँ पर इनका भी इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया, जो यहाँ पर अगर बात करें नोबेल जो लिटरेचर के फील्ड में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हल्का सा याद रखिएगा, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कहां से रिलेटेड है, तो तंजानिया के हैं, किस पर्टिकुलर वर्क के लिए मिला है। बाकी टेंशन मत लेना, नोबेल के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर फिर से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया गया है इनकम लिमिट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा देने की बात की गई मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप लोग इनको 8 लाख वाला जो क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि 8 लाख का क्राइटेरिया कैसे लेकर चल रहे हो, ठीक है। तो कई सारे एरिया में कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में तो चले, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रीजन हो गया, जो अब गवर्नमेंट आंसर देगी वो एक अलग बात है। हम लोग समझ लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जब आप लोग पार्ट 3 में जाएंगे संविधान के अंदर में, तो 2 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्या बात करते हैं, ये तो बेसिकली बात करते हैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आर्टिकल 15 इसके बारे में बात करता है लोगों के बीच में, ठीक है, किसी भी बेस पर। आर्टिकल 16 बात करता है कि इंप्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आप लोगों को सबको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। और यहां पर ये बेसिकली इसमें के अंदर जो ऐड किया गया, तो अमेंडमेंट किया गया 103वां, तो 103वां अमेंडमेंट किया गया हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ऐड करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखेगा, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया। अब एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 145, ये बेसिकली पावर देता है यहां पर जो हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सके, और कोई भी संविधान से रिलेटेड मैटर होगा उसके बारे में बात करेगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, क्योंकि ये आर्टिकल में चेंज कर यहां पर संविधान में जो रिजर्वेशन दिया गया है। और आर्टिकल 143 जो है ये बेसिकली प्रेसिडेंट को कंसल्ट करने के लिए पावर करती है सुप्रीम कोर्ट के साथ में। अगर कोई मैटर होता है तो उसके ऊपर अगर कोई बेंच बनानी है, अगर यहां पर प्रेसिडेंट भी रिकमेंड करे उसको यहां पर डिस्कस किया जाए, तो भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हमेशा 5 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 5 मेंबर। बाकी नवरात्रे तो आप लोगों को चल ही रहे हैं, अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए। अभी दशहरा की भी तैयारी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये काफी खूबसूरत पिक्चर लगी, मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए दशहरा की तैयारी के बारे में। बाकी बात करें तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, आप लोगों को पता है हमारे देश में अभी बेसिकली उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है, तो उसी को लेकर कई सारे इशू अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मुद्दा है लखीमपुर खीरी के अंदर में जो भी कंडीशन देखने को मिली, तो उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अभी यहाँ पर संज्ञान लेते हुए बोला है कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में इस पर्टिकुलर मैटर को चेक करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई है, जिसकी वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। तो ये एक कमेटी का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, हल्का सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अभी आप लोगों को पता है जो यहाँ पर हमारी कंट्री में जेवलिन थ्रो में काफी शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिली नीरज चोपड़ा की, तो उनका जो भाला था, वो भाला जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का उसका ई ऑक्शन किया गया। मतलब क्या है, देखिए प्राइम मिनिस्टर को आकर जो जेवलिन थ्रो है, जो ये सारी चीजें, तो प्राइम मिनिस्टर को आकर गिफ्ट किया जाता है इनके द्वारा, तो जो गिफ्ट इनके द्वारा किया गया तो उसका ई ऑक्शन किया गया, यानी कि उसकी नीलामी की गई। तो जब नीलामी से पैसा आया उसका 1.5 करोड़, तो उनको यूज किया जाएगा नमामि गंगे मिशन के तहत। नमामि गंगे मिशन हमारी कंट्री में, इसके बारे में याद रखिएगा, गंगा को क्लीन करने का एक प्रोग्राम है, तो जो पैसा वहां से आ रहा है यहाँ पर यूज किया जाएगा। गंगा के बारे में बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य आप लोग यहाँ पर नॉर्मली काम करते हुए नजर आते हैं। तो मिशन क्लीन गंगा वैसे 2009 में स्टार्ट किया गया था, आगे चलकर यहाँ पर और बातें इसमें देखने को मिली, तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी बनाई गई, आगे चलकर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आया, पहले मिशन क्लीन गंगा था, फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आया, फिर आगे और बढ़े तो यहाँ पर नमामि गंगे प्रोग्राम आया, और नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा रिजुवनेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉपर वे में कई सारी चीजें। तो जो यहाँ पर प्रोग्राम चलाए गए, अगर जो नया बात करें अभी यहाँ पर गंगा जो कंजर्वेशन मिशन चलाया गया 2014 में 20,000 करोड़ रुपए देने की बात की है इसके लिए, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और इसी के साथ में 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति
शक्ति बनाएगी इन दोनों को मर्ज करके, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिलाकर जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाएगी। अब ये सारी चीजें देख रही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है कि वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर हेल्प कर रहा है इन चीजों को टैकल करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी सारी मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी IIT जो यहाँ पर M यानी कि IIT मद्रास है, उसके जो बच्चे हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि जो कावेरी रिवर है जो कि 4 एरिया को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाती है, याद रखना, कर्नाटक को, तमिलनाडु को, केरला को और पुदुचेरी को, ठीक है, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी होगी। तो यहाँ पर बोला गया कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, तो पानी के ऊपर लड़ रहे हो तो पानी कितना साफ सुथरा है वो तो देख लो। तो ये बातें हैं जो कि याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 राज्य में ये फैलती हुई नजर आती है। कावेरी ओरिजिनेट कहां से होती है ये बताइए, मैंने अभी 2-1 दिन पहले आप लोगों को बताया था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। एक टीचर जो एक प्रिंसिपल है उसको बेसिकली गोली मारी गई, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर एक लोगों की जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन सिचुएशन क्या होती है, कई बार आप लोगों की सिचुएशन देखने को मिलेगी आज की डेट में, ठीक है। खासकर एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दो, सारी चीजें अपना आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहला टारगेट एजुकेशन सिस्टम को किया जाता है। तो ये काफी सोचने वाला मुद्दा हो जाता है। जिंदगी में मेहनत करी और जरा सी देर में मेहनत के ऊपर पानी फेर दी। तो एयरफोर्स बेसिकली कस्टडी में यहाँ पर लिया गया फ्लाइंग लेफ्टिनेंट को। तो कैसे बनना, मेरा भी एक बार सपना था, मैंने कहा यार पायलट बनना है, ठीक है, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पाया। सपने तो सपने होते हैं। मैंने एक डायलॉग याद आता है मुझे, तमन्ना ने जिंदगी के आंचल में सर रखकर पूछा मैं पूरी कब होंगी। तो यहाँ पर जिंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही क्या। तो बेसिकली हमारी एक ऐसी ही तमन्ना यहाँ पर ये रहेगी। चलिए जो भी है, जहां भी है अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में, मतलब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन था, पर्टिकुलर इंसान जो है यहाँ पर ये इंसान के द्वारा क्या किया गया, बेसिकली सेक्सुअली असोल्ट किया गया अपनी जो इनके साथ में काम करने वाली एक वुमेन थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगाया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। तो वुमेन कलीग जो थी उनके द्वारा रेप का आरोप इनके ऊपर लगाया गया। तो सोचे यहाँ पर अभी जो इनकी बेसिकली एज है 29 है, मतलब अभी यहाँ पर इसमें गए होंगे फोर्स में, तो अभी यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिल गई। करियर तो पूरा बर्बाद हो गया ना, पूरा लाइफ पूरी बर्बाद हो गई एक तरीके से। तो इंसान जो है यहाँ पर ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठता है कभी कभी, जरा एक तरीके से जरा सी देर में उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। चलिए जो भी है, जो किया उसका भरेगा ये। अगर बात करें अभी यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन एयरफोर्स एक्ट है 1950 का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर अब कहां पर इसका कोर्ट चलेगा, बोला जाए कि क्रिमिनल कोर्ट के अंदर या यहाँ पर एंड कोर्ट मार्शल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते अभी यहाँ पर कोर्ट मार्शल और जो यहाँ पर जो पुलिस है दोनों अपनी अपनी यहाँ पर रिपोर्ट फाइल कर रही है। तो ये चीजें हैं। और आज ही एयरफोर्स डे भी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो एयरफोर्स डे के बारे में आज याद रखिएगा, आज एयरफोर्स डे है, तो सैल्यूट है एक तरीके से। और हाँ, जो वीडियो आई थी उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था नैनो मैगजीन में, स्टार्टिंग में एयरफोर्स डे कब से सेलिब्रेट किया गया, कौन कौन से ऑपरेशन है, क्या उसकी सारी चीजें। तो दोनों वीडियो देखा करो, करंट अफेयर पूरा आप लोगों के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। IIT खड़गपुर के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा, जो बेसिकली IIT खड़गपुर का जो स्टूडेंट है उसके द्वारा दिल्ली स्कूल की गर्ल को ऑनलाइन स्टॉकिंग की गई। तो यहाँ पर एक तरीके से वो क्या होता क्या है, ऑनलाइन जब पढ़ाई आप लोग कर रहे हो ना, बहुत सारे आप लोगों को इस तरीके की चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर IIT में पढ़ने वाला बंदा जो है वो यहाँ पर दिल्ली स्कूल में कोई लड़की है उसको नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, कोई नंबर ले रहा फिर उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी जाकर इंसान ऐसी हरकतें करता है। हालांकि जो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर बंदा है ये 19 ईयर ओल्ड, यहाँ पर IIT जो यहाँ पर खड़गपुर का ये बंदा है, इसको अरेस्ट कर लिया गया अभी यहाँ पर। तो क्या हुआ, अब हो गई जिंदगी सेट पूरी जरा सी देर में। तो यार इसलिए बोलता हूं कि ये सारी चीजों से ना डिस्टेंस बनाकर रखा करो, जरा सी देर में इंसान की लाइफ जो होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया। तो जब ऐसी हरकतें की जाएगी तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी ना। तो थोड़ा सा अगर इन सब चीजों के बारे में समझा जाए और इंसान थोड़ा सा सब्र रखे जिंदगी में, देखिए लाइफ होती है चलती है, ठीक है। ये सारी जो चीजें होती है ना एज के जो लेकर चलता है इंसान, आगे शादी होगी, सब चीजें आप लोग की चलेंगी, जिंदगी को आप लोग एंजॉय कर सकते हो अपने हिसाब से। पर लेकिन फिलहाल जो काम है वो फोकस वो आप लोग का एग्जाम पर होना चाहिए। पर लेकिन इंसान उसी को छोड़ देता है, फिर दिक्कतें देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, ये सबरीमाला टेंपल के बारे में बात की जा रही है, सबरीमाला टेंपल न्यूज में। तो याद रखना सबरीमाला टेंपल जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, मान लीजिए पूछ ले कि सबरीमाला टेंपल जो है वहां कौन सी रिवर के बीच में, कौन सी रिवर के पास में, मतलब ये है पंबा, ठीक है। तो एक मिनट यार याद रखिएगा, PAMBA, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो पंबा रिवर है, इसके बारे में याद रखिएगा। लॉर्ड अयप्पा के लिए टेंपल जाना जाता है, जो काफी ज्यादा न्यूज में भी था यहाँ पर, कि जिन लड़कियों की खासकर जो पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है ना, उस एज से लेके जब पीरियड साइकिल खत्म होती है उस एज तक का यहाँ पर लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता है इस पर्टिकुलर टेंपल में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ कर दिया था। तो उसकी वजह से न्यूज में था। तो केरला के द्वारा 25,000 पिलग्रिमेज को अलाउ किया गया, उसकी वजह से ये न्यूज में है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर अभी डिलीवर किया गया हैवीएस्ट प्रोपेलेंट अभी जो टैंक है इसरो को। तो यहाँ पर जिसका नाम है SCI-12LOX।
तो ये किसके द्वारा दिया गया, ये HAL के द्वारा दिया गया है। तो HAL कई सारे प्रोग्राम में काफी ज्यादा हेल्प करता है इसरो की, तो आप लोग देखते हैं तो इंडिजिनसली चीजें बनाई जा रही है, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। गुरुद्वारा के अंदर से CCTV कैमरा हटा लिया गया, इसका मतलब अब वहां पर वो कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं तालिबान के द्वारा। इंडिया ने बोला ये बिल्कुल गलत है, जिस तरीके चीजों को वेंडलाइज किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है, हम इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखते हैं कब वहां पर शांति बनेगी जाकर, ठीक है। अगर बात करें इंडिया और जो यूके की फोर्स है वो मिलकर अभी यहाँ पर एक एक्सरसाइज करेंगी, जो कि पहले लग रहा था नहीं होंगी चीजें, तो याद रखते हैं अजय वॉरियर। तो अजय वॉरियर के बारे में पूछे तो याद रखेगा ये इंडिया और यूके के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर इनका जो क्वीन एलिजाबेथ जो यूके का शिप है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में। इसी के साथ में पैसेज भी एक्सरसाइज है जो मैंने डिस्कस की थी आप लोगों से, ठीक है। इसको पैसेज एक्सरसाइज बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको पास एक्सरसाइज बोलते हैं, वैसे पैसेज एक्सरसाइज। तो इसमें भी इंडिया और यूके जो है वो पार्टिसिपेट किए, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी अफगानिस्तान के अंदर बात करें तो अफगानिस्तान के बारे में बात की जा रही है मॉस्को यानी कि रशिया के द्वारा कि मिलकर बात करें कैसे वहां पर शांति लेकर आनी है। ये तो पॉलिटिकल इशू है। मेनका गांधी और वरुण गांधी जो है उनको बीजेपी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव थी उनसे निकाल के बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये कई बार कमेंट करते हुए नजर आते हैं बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, और आप लोगों को पता है हाई कमांड के ऊपर कमेंट करना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। चलिए पॉलिटिकल मुद्दा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी एक दुर्घटना देखने को मिली, जो कि एक मतलब सैड न्यूज है काफी। लगभग 22 लोगों की जान चली गई और 300 के करीब इंजर हो गए जब अर्थक्वेक भूकंप आया यहाँ पर, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर ये बेसिकली ये भूकंप देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। बाकी ताइवान को इशू को काफी ज्यादा अभी बढ़ाया जा रहा है। फ्रांस के एक सेनेटर है यानी कि पार्लियामेंटेरियन, उनके द्वारा ताइवान को कंट्री बोल दिया, और जैसे ही ताइवान को कंट्री बोला चाइना को मिर्च लग गई, तो ये इशू और ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि 8.3 रहने वाली है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये। और जीएसटी का जो कलेक्शन है वो अभी यहाँ पर उसमें रिलीज किया गया 40,000 करोड़ बेसिकली स्टेट को। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर बोला गया था यार जो स्टेट को पैसा दिया जाएगा जीएसटी का कलेक्शन होगा उसके साथ में वो कंपनसेशन भी दिया जाएगा, तो सारी जीएसटी एक्ट के तहत बातें बोली गई थी। पर लेकिन अभी जो यहाँ पर चीजें छूट जाती हैं तो उसके बारे में चीजें, चलिए जो भी है चीजें अच्छी तरीके से चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्कशन कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना, जो क्वेश्चन पूछे इनके आंसर आप लोग जरूर देना। तो क्या क्या चीजें देखी, एक ओवरव्यू लिया मैंने, पहले आप लोगों को मलेरिया के बारे में कई सारी चीजें बताई, काफी डिटेल में मलेरिया के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने समझी। कोई क्वेश्चन अब आप लोगों को नहीं छूटना चाहिए। सब साहारान अफ्रीकन कहाँ है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी याद रखेगा। WHO के बारे में आप लोगों से बात की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिपोर्ट भी उसके द्वारा जो प्रस्तुत की जाती है वो समझा। तो WHO के साथ में मैंने बेसिकली आप लोगों को बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी आप लोगों को बता दिया मैंने मलेरिया के साथ में। तो 2 आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जब मैंने पंचायती राज सिस्टम के बारे में पहले आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया, तो पंचायती राज सिस्टम कवर हो गया आप लोगों का। इसी के साथ में फिर पंचायत किस तरीके से यूटिलाइज की जा रही है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और गांधी ने प्रिंसिपल जो बताए वो याद रखना। एक कॉन्सेप्ट भी बताया यहाँ पर योकोहामा, ठीक है। बाकी के कॉन्सेप्ट जो बताए ये सेंडाई वाला और ह्योगो वाला, ये वाला आप लोग याद रखेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी का बेड बैंक का कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया, तो बेड बैंक के बारे में कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, इसको डिस्कस कर लिया। ये आर्टिकल मैंने बचा है, ये आर्टिकल आप लोगों को बोला मैंने संडे में कवर कर लूंगा, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, तो ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। बाकी ये नोबेल प्राइज के बारे में बात की, इसी के साथ में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने की, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो कमेटी बनाई गई उसके बारे में समझा। लखीमपुर खीरी के अंदर ये एक इंसान ने अपनी जान अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, तो वो समझा। बाकी यहाँ पर जो टेंपल है उसके बारे में, कावेरी का इशू हम लोगों ने देखा, यहाँ पर जो यहाँ पर बोली लगाई जा रही है तो उसके चलते नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी, और कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट हो सकती है चाहो, पर लेकिन आप लोग का अवेयरनेस के बारे में भी कुछ बातें हैं, ठीक है। तो कैसा रहा ये डिस्कशन जरूर बताएगा, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे सबका लिंक मिल जाएगा। तो रेटिंग जरूर दीजिएगा लेक्चर को, कैसा लगा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।